तो उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल है x@3 पर यूनिट, 1.9 यूनिट्स ए के लिए चाहिए, 3.8 यूनिट्स बी के लिए चाहिए। डायरेक्ट मटेरियल y@1 पर यूनिट, 1.08 यूनिट्स चाहिए ए के लिए, 1.62 यूनिट्स चाहिए बी के लिए। ठीक है। डायरेक्ट लेबर इन पी डिपार्टमेंट @ 1 पर आवर, 2 आवर्स, 1 आवर्स। डायरेक्ट लेबर क्यू डिपार्टमेंट, तो 2 डिपार्टमेंट है, 2 मटेरियल है। ठीक है, एक्स एंड वाई मटेरियल है और पी एंड क्यू डिपार्टमेंट है। टारगेट फॉर 2022 सेल्स क्वांटिटी इंक्रीज 20%, सेल्स प्राइस डिक्रीज 25%, 20%। ये सब हम लोग कहाँ तक किया था लास्ट क्लास में? हम लोग निकाल लिया था आई थिंक, प्रोडक्शन वाला पार्ट निकाल लिया था ना, कितना प्रोडक्शन चाहिए। प्रोडक्शन ऑफ ए निकाल लिया था, प्रोडक्शन ऑफ बी निकाल लिया था। उसके बाद हमें डाउट था कि जो ये वाला क्वांटिटी है वेदर दिस इज एक्स और वाई का क्वांटिटी है कि नहीं। सो दिस इज एक्स एंड वाई का क्वांटिटी, मैं कंफर्म कर लिया वो एक्स एंड वाई का ही क्वांटिटी है। ठीक है, ऑल्दो एक्सप्लिसिटली गिवन नहीं है, बट वही एक्स एंड वाई का क्वांटिटी है। ठीक है, तो सेल्स बजट निकाल लिया था, प्रोडक्शन बजट निकाल लिया था। हमें निकालना था डायरेक्ट मटेरियल यूजेज एंड परचेज। सो डायरेक्ट मटेरियल यूजेज एंड परचेज। पहले यूजेज निकाल लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ ए, प्रोडक्शन ऑफ ए के लिए कितना यूनिट चाहिए एक्स का और कितना यूनिट चाहिए वाई का। ठीक है, ए प्रोड्यूस करने के लिए आपको डायरेक्ट मटेरियल एक्स का कितना चाहिए 1.9। ठीक है, हम लोग कितना यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, ए कितना प्रोड्यूस कर रहे थे 10,000 यूनिट्स। लास्ट क्लास में देख लेना, हम लोग 10,000 यूनिट्स ए का प्रोड्यूस कर रहे थे। ठीक है, सिमिलरली बी का प्रोडक्शन ऑफ बी कितना कर रहे थे हम लोग 4,000 यूनिट्स। ठीक है, यहां तक हम लोग लास्ट क्लास में कर लिया था ऑलरेडी। ठीक है, तो x का कितना चाहिए होगा 10,000 यूनिट्स के लिए @ 1.9 पर यूनिट 19,000। ठीक है, और y का कितना चाहिए होगा @ 1.08 मतलब 10,800। राइट, b का प्रोड्यूस करने के लिए 4,000 यूनिट कितना चाहिए होगा 4,000 @ 3.8 15,200। ठीक है, ठीक है, बी प्रोड्यूस करने के लिए एक्स का कितना यूनिट चाहिए 3.8 यूनिट्स। कितना यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं 4,000। सिमिलरली वाई का कितना यूनिट चाहिए बी प्रोड्यूस करने के लिए 1.62। सो दिस विल बी 6480। ये अपना टोटल रिक्वायरमेंट है। कितना आ रहा है 34,200 एंड 17,280। ठीक है, इतना रिक्वायर्ड चाहिए। लेकिन इसमें क्या बोला गया है कि आपका वेस्टेजेस भी होगा 5% एंड 4%। ठीक है, ये जो डेटा दिया हुआ है ये एक्स का दिया हुआ है, ये वाई का दिया हुआ है। ठीक है, एक्स का और वाई का। ओके, सो वेस्टेज कितना होगा एक्स में 5%।
तो टोटल मटेरियल रिक्वायर्ड कितना होगा आफ्टर 5% वेस्टेज डिवाइडेड बाय 95% कर देने से 36,000. सो दिस विल बी 1800. ओके. सिमिलरली y में कितना वेस्टेज होगा 4%. कितना आएगा टोटल 18,000. क्लियर. यहाँ तक क्लियर है. टोटल मटेरियल कितना चाहिए, यूजेज कितना होगा, इतना मटेरियल आपका यूजेज होगा. ठीक है. अभी हमें क्या निकालना है, परचेज बजट. डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट. परचेज कितना करना है, 36,000 तो आपका रिक्वायर्ड मटेरियल है. ठीक है. टोटल मटेरियल रिक्वायर्ड कितना है 36,000 एंड y का 18,000. ठीक है. इसमें क्या करोगे, क्लोजिंग स्टॉक ऐड करना है और माइनस क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक. क्या निकल जाएगा, परचेजेस, है ना. क्लोजिंग स्टॉक कितना है 16,000. ओपनिंग कितना है 1120. इसका क्लोजिंग कितना है y का 4,000 एंड ओपनिंग इज 1640. $47.20. 23. 2360. ठीक है. अभी रेट क्या है मटेरियल का, रेट कितना है मटेरियल का 3 और 1 पर यूनिट. उसमें चेंजेस है 10% चेंजेस है. सो रिवाइज मटेरियल प्राइस कितना होगा, रिवाइज मटेरियल रेट 3.3 एंड 1.1. ठीक है. समझ आया. मटेरियल रेट कितना है 3 और 1 है. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मटेरियल प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10%. तो 3 का कितना बन जाएगा 3.3 और 1 का 1.1. ठीक है. सो टोटल परचेजेस वैल्यू में कितना होगा 134,376. ठीक है. सेल्स बजट हो गया, प्रोडक्शन हो गया, डायरेक्ट मटेरियल यूजेज एंड परचेज हो गया. ओके. नेक्स्ट क्या निकालना है, मैन पावर. ठीक है. लास्ट क्लास में क्या था ना, हम लोग देख लेना. लास्ट क्लास में हम लोग निकाला था ना प्रोडक्शन कितना 10,000 4,000 निकाला था. देख लेना लास्ट क्लास में, कुछ डाउट है तो देख लेंगे हम. कुछ डाउट है तो देख लेंगे. ठीक है. अगर गलत है तो अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लो, बट वो सॉल्यूशन ऐसे ही होगा. चलो
देखो 9700 मिला था प्रोडक्शन, ठीक है, 9700 और 3800, और उसमें रिजेक्शन था, रिजेक्शन का बाद ग्रोस अप करके वही आया था 10000 और 4000 ही आया था, ठीक है, चेक कर लेना, वही आया था। ओके, नाउ हमें क्या करना है, वेजेस का रेट कैलकुलेट करना है ना। वेजेस में क्या बोला गया है कि ए प्रोड्यूस करने के लिए पी डिपार्टमेंट का 2 घंटा और क्यू डिपार्टमेंट का 1 घंटा चाहिए, ठीक है, और बी प्रोड्यूस करने के लिए पी डिपार्टमेंट का 1 घंटा और क्यू डिपार्टमेंट का 1 घंटा चाहिए। ओके, उसके बाद क्या इंफॉर्मेशन है, रेट भी गिवन है, द फैक्ट्री, ये वेज रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 30% एंड 25% इन लेबर प्रोडक्टिविटी इज एक्सपेक्टेड, ठीक है, और उसके बाद क्या बोला गया, फैक्ट्री वर्क्स फॉर 8 आवर्स अ डे 6 days a week, the budget period is 1 year, and during each quarter hours lost due to leave, holidays and other causes are estimated to be 124 hours। okay, ठीक है, टोटल कितना घंटा काम होगा साल भर में वो निकालना है पहले। सो टोटल वर्किंग आवर्स कितना है, 8 आवर्स अ डे, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 6 days पर वीक, मल्टीप्लाइड बाय, और क्या था, हाँ, फॉर 52 वीक्स, ठीक है, उसमें से क्या माइनस करना है, 124 आवर्स करके आपका 4 क्वार्टर, ये क्वार्टरली है ना, 124 आवर्स करके लॉस्ट होता है पर क्वार्टर, सो 4 क्वार्टर में 124 इंटू 4 आवर्स आपका लॉस होगा, कितना आ रहा है, 2000 आवर्स टोटल काम होता है, ठीक है। So total hours required for producing A, दो डिपार्टमेंट है P और Q, प्रोडक्शन कितना है 10,000 और 4,000, ठीक है, ये 10,000 यूनिट्स का है। इसमें क्या बोला गया था, एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम चाहिए, ए का 2 और 1, ठीक है, तो 10,000 का 2 मतलब 20,000 आवर्स चाहिए, है कि नहीं, और क्यू का 10,000 आवर्स, ठीक है, ठीक है, लेकिन इसमें और एक इम्पैक्ट आएगा, इसमें क्या इम्पैक्ट आएगा, ये जो इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, तो आपको आइडियली 20,000 आवर्स चाहिए था, लेकिन अभी कितना आवर्स चाहिए, बिकॉज ऑफ प्रोडक्टिविटी, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्रोडक्टिविटी का ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करते हैं, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे प्रोडक्टिविटी का ट्रीटमेंट, थोड़ा स्पेस ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये P एंड Q, सो 10,000 आवर्स करके 2 पर आवर इंटू 100 बाय 125, इतना आवर्स सबको चाहिए, ठीक है, इसमें 10,000 यूनिट्स का 1 घंटा करके इंटू 100 बाय
125 कितना आ रहा है? 16,000 एंड इसका 8,000. Similarly, total hours required for production of B. B का कितना यूनिट्स है? 4,000 यूनिट्स. 4,000 करके दोनों में एक एक घंटा ही चाहिए उसमें, है ना? और प्रोडक्टिविटी इसमें भी वही होगा. कितना? 3200 एंड 3 ऑल्सो सेम ही आएगा. ठीक है. थ्री टू डबल जीरो टोटल कितना आवर्स चाहिए? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुआ है ना 25%. प्रोडक्टिविटी के बारे में पहले से ही बहुत बार डिस्कशन कर चुका हूँ. जब भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है उसको कैसे ट्रीट करना है, और डिक्रीज होता है तो कैसे ट्रीट करना है. ठीक है. पहले बहुत बार डिस्कशन कर चुका हूँ इस पर. ठीक है. प्रोडक्टिविटी अगर इंक्रीज हुआ 100 बाय 125 और डिक्रीज हुआ 100 बाय 95 या वट एवर द रेट इज. डिक्रीज होने से देखो, इंक्रीज होने से क्या होगा? आपका कॉस्ट कम हो जाएगा. कॉस्ट कम होगा ना, सो डिनोमिनेटर वाला ऐड कर देना है. और अगर इंक्रीज हुआ तो मतलब सॉरी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हुआ तो कॉस्ट इंक्रीज होगा, तो उसमें डिनोमिनेटर में एडजस्ट करना है. ठीक है. 75 होता है. ओके. तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, टोटल आवर्स रिक्वायर्ड कितना है? टोटल आवर्स कितना? 19,200 और इसमें 10,200. कितना आवर्स चाहिए? कैसे? 16 प्लस सॉरी सेकंड वाला 11,200 चाहिए. ओके. हमारे पास कितना घंटा है? 2,000 आवर्स. ठीक है. सो टोटल रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड आवर्स है, और टोटल आवर्स अवेलेबल कितना है? 2,000 दोनों डिपार्टमेंट का, है ना? कैसे अभी क्या करोगे? क्या करोगे अभी? 19,200 घंटा चाहिए, लेकिन मेरे पास 2,000 घंटा ही है. 2,000 घंटा एक जन के लिए है, समझ रहे हो? 2,000 आवर्स इज फॉर वन पर्सन, सो आई हैव टू एम्प्लॉय मल्टीपल पर्सन्स. ये 19,200 मैन आवर्स है. ठीक है. टोटल मैन आवर्स. एंड एक दिन का मतलब एक साल का मेरे पास आवर्स है 2,000. तो मुझे कितना नंबर ऑफ वर्कर्स चाहिए? नंबर ऑफ वर्कर्स कितना चाहिए होगा? 19,200 डिवाइडेड बाय 2,000, 9.6. 9.6 तो एम्प्लॉय नहीं कर सकते, सो 10. ठीक है. इसका 5 पॉइंट समथिंग आएगा 6. ठीक है. अंडरस्टूड. वेज रेट क्या हो जाएगा? वेज रेट आफ्टर इंक्रीज पहले क्या था? 1 और 3 था ना? 1 और 3 था. इंक्रीज कितना हुआ है? 30%. ठीक है. कितना हो जाएगा? 1 का 1.3, दूसरा वाला कितना था? 3 था ना? 3.9 हो जाएगा. ठीक है.
सो टोटल मैन पावर बजट क्या होगा आपका, क्या होगा मैन पावर बजट, कितना आवर्स है 19,200, ठीक है, @1.3 कितना इसका 43680, कैसे निकाला हम लोग 19,200 मल्टीप्लाइड बाय 1.3 एंड हियर 11,200 मल्टीप्लाइड बाय 3.9, दोनों हम लोग साथ में बना दिया टोटल मैन पावर बजट, चलो दोनों साथ में, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी निकल गया, मैन पावर बजट ये है, ठीक है, जो 9 और ये वाला 10 और 6 निकाला था, और लेबर कॉस्ट बजट भी हम लोग साथ में निकाल लिया, ठीक है। ओके, समझ आए? हम लोग ये चीज निकाला ना कि साल भर में आपके पास पर डिपार्टमेंट में कितना घंटा काम करेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फैक्ट्री कितना घंटा चलता है, 8 घंटा चलता है, 6 दिन करके, और एक साल में कितना टोटल चलेगा हम लोग निकाले, फिर उससे जो वेस्टेजेस है या आइडल आवर्स है वो माइनस कर दिया, तो मेरे पास अवेलेबल आवर हो गया 2000। एक फैक्ट्री में 2 डिपार्टमेंट है, दोनों तो इंडिविजुअली काम करेगा, दोनों का पास 2000 आवर होने वाला है कि नहीं, तो उसी में, लेकिन हमें कितना चाहिए 19,200 आवर्स चाहिए मैन आवर्स, तो आप कितना आदमी एम्प्लॉय करोगे वो कैटर करने के लिए, सिंपली डिवाइड कर दो ना, 2000 करके कितना आवर्स, कितना मैन चाहिए ताकि 19,200 हो, क्योंकि हम लोग फ्रैक्शन में नहीं रख सकते मैन को, दैट्स व्हाई वी हैव राउंडेड अप टू नेक्स्ट इंटीजर, ठीक है, समझ आए? इसका जो हाफ पार्ट है वो तो प्रीवियस वाला क्लास का देख लेना, ठीक है। इसमें क्या डाउट था, समझ आया क्या, कैसे सॉल्यूशन किया, वो एजम्पशन जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे उसी को एजम्पशन लेके हम लोग फाइनली सॉल्व किया इसको, ठीक है। स्टिल आई बिलीव कि वहां पे थोड़ा क्लैरिटी रहना चाहिए, ये पार्ट में स्टिल मुझे लगता है कि थोड़ा क्लैरिटी रहना चाहिए कि इससे ये किससे रिलेटेड है कि नहीं, यहाँ पे क्लियरली लिखा रहना चाहिए कि ये x के लिए और y के लिए फिगर्स गिवन है, ओके। सो this chapter is over, we can move on to the next chapter। next chapter क्या है, डिविजनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ठीक है, तो डिस्कस करते हैं इसको। ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन में as you know there may be multiple departments, right, and this chapter deals with how we can measure the performance of each department so that they remain in a competition। तो उसके लिए पहला प्रीरिक्विजिट है कि डिसेंट्रलाइजेशन होना पड़ेगा, कि इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स का मैनेजर होना पड़ेगा, उन लोग को इंडिविजुअल पावर्स देना पड़ेगा सो दैट दे कैन डिसाइड ऑन थिंग्स, ठीक है। These are some theories, you know what is decentralization, है ना? डिसेंट्रलाइजेशन पता है क्या है?
एक तो होता है सेंट्रलाइजेशन जिसमें मैनेजमेंट अपना पास सारा पावर रखता है, और एक डिसेंट्रलाइजेशन है कि वो एज पर डीओपी डेलीगेशन कुछ कुछ पावर्स वो सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेट कर देता है। डिफाइन डीओपी होता है, डेलीगेशन ऑफ पावर होता है, उस हिसाब से पावर्स को डेलीगेट कर देता है। ठीक है, so what are the disadvantages of decentralization? The major disadvantages can be, it can result in a lack of goal congruence or suboptimization by subunit managers। मतलब सबका इंडिविजुअल गोल्स होगा और कंपनी का गोल माइंड में नहीं रखेगा। ठीक है, requires more effective communication and communication abilities because decision making is removed from the home office। ठीक है, सब थियरीज थोड़ा देख लेना। And these are some benefits। What are the benefits? Helps top management recognize and develop managerial talent। ठीक है, आपके टैलेंट अगर ग्रोथ डेवलप करना चाहते हो then you have to give them some responsibilities, some powers, right? Greater awareness of local problems। मैं अगर यहाँ का बोलूँ, ऑल इंडिया का बोलूँ, कोई कॉर्पोरेट ऑफिस या दिल्ली से बैठ के यहाँ का प्रॉब्लम्स समझ नहीं पाएगा, है ना? तो यहाँ का जो लोकल मैनेजमेंट है, दे अंडरस्टैंड बेटर व्हाट आर द लोकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, so that's why delegation of power is beneficial। allows managerial performance to be comparatively evaluated। जैसे आप डिविजनल मैनेजर्स बना दोगे, देन डिविजनल परफॉर्मेंस का बेसिस पे यू कैन assess their performance। Decisions are delegated and resulting in less stress for senior management। अगर senior management अपना पास सारा decision making power रखेगा, then they will be more stressed। Develop skill level of junior managers can often lead to greater job satisfaction and provides job enrichment। अगर responsibility दोगे, then obviously there will be more job satisfaction। Makes the accomplishment of the organization goal and objective easier। Reduces decision making times। Allows the use of management by exception and separate responsibilities। ठीक है, these are some benefits of decentralization। Now DuPont analysis। DuPont analysis क्या है? कंपनी है जो कि फंडामेंटल रिजल्ट्स, जैसे हम लोग नेट प्रॉफिट निकालते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं, एबिट निकालते हैं, है ना, नोपेट निकालते हैं। पता है एबिट नोपेट क्या होता है? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सो जो फंडामेंटल एनालिसिस जनरली हम लोग नेट प्रॉफिट परसेंटेज से जानते हैं या ग्रोस जीपी परसेंटेज, उसका भी फर्दर एनालिसिस करके उन लोगों ने इस मॉडल को पॉपुलराइज किया है। ठीक है, एक कंपनी था डुपॉन्ट कॉर्पोरेशन। The DuPont Corporation started the DuPont analysis as a means to measure the assets at the gross value rather than net book value। assets को कैसे वैल्यू करना है? gross book value rather than their net value, thereby producing higher return on equity। DuPont analysis is a useful technique to break down the different return on equity generators। Return on equity decomposition helps the investors to concentrate separately on key indicators of financial success। पॉइंट में आता हूं, डुपॉन्ट एनालिसिस क्या बोलता है? हम लोग जनरली नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? परफॉर्मेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है, और एक है रिटर्न ऑन इक्विटी, कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया उससे कितना रिटर्न आया, वो कैसे निकालेंगे? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, है ना। डुपॉन्ट क्या बोलता है? डुपॉन्ट का जो एनालिसिस है इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है रिटर्न ऑन इक्विटी को। क्या क्या? एक हो गया नेट प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है, और एक हो गया टोटल एसेट टर्नओवर। नेट प्रॉफिट हम लोग सिंपली कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेट इनकम डिवाइडेड बाय सेल्स, है ना, टोटल सेल्स। टोटल एसेट टर्नओवर सेल्स डिवाइडेड बाय
टोटल एसेट्स, ठीक है। आपने जो एसेट इन्वेस्ट किया है कंपनी में, उसके अगेंस्ट में अपने टर्नओवर, आपका टर्नओवर कितना हुआ, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फाइनेंशियल लेवरेज। आपका टोटल एसेट, इसका रेशियो क्या है, टोटल एसेट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। ये तीनों को मल्टीप्लाई करने से मुझे जो वैल्यू मिलेगा वो होगा रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। लेकिन एक चीज देखो, अल्टीमेटली रेशियो क्या निकल रहा है, नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी, वही है। बट इसको कैटेगराइज कर दिया टू, मतलब आप तीनों चीज देख सको, ताकि आप फाइनेंशियल लेवरेज भी देख सको कंपनी का टोटल एसेट टर्नओवर भी देख सको और नेट प्रॉफिट भी देख सको, तीनों मार्जिन आप देख सको, हाँ। फाइनेंशियल लेवरेज मतलब जैसे आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी या कॉस्ट ऑफ डेट, व्हिच वन इज बेनिफिशियल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी या कॉस्ट ऑफ डेट, कंपनी को पॉइंट ऑफ व्यू कॉस्ट ऑफ डेट। तो वही आपका फाइनेंसेस को आप कैसे मैनेज कर रहे हो, दैट पार्ट इज कवर्ड अंडर फाइनेंशियल लेवरेज, ठीक है। आप अपना कॉस्ट को कैसे ऑप्टिमाइज कर रहे हो, ठीक है। जैसे आपका टोटल एसेट जो भी है उसमें इक्विटी का पोर्शन कितना है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली वो जो प्रॉफिट होगा वो किसको जाएगा, जितना भी नेट शेयर होल्डर्स को जाएगा। तो शेयर होल्डर्स का रिटर्न ज्यादा मैटर करता है ना, कंपनी का परफॉर्मेंस। सो टोटल एसेट में जैसे डेट इक्विटी रेशियो होता है, वो फाइनेंशियल रेशियो बहुत सारा होता है, फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो, डेट इक्विटी, उसमें क्या बोलता है आपका डेट और इक्विटी का रेशियो क्या है। सिमिलरली फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो इज टोटल एसेट डिवाइड बाय टोटल इक्विटी। लेट अस अंडरस्टैंड फर्दर फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है। बाकी दोनों तो आप समझ जाओगे क्या है टोटल एसेट टर्नओवर। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज इज द यूज ऑफ डेट टू एक्वायर एडिशनल एसेट्स, डेट टू एक्वायर एडिशनल एसेट्स और फंड्स ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। टू क्रिएट डेट, इंडिविजुअल्स और बिजनेस बोरो मनी, इन रिटर्न बोरोअर promise the lender to pay back principal amount and interest on their loans, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेट निकालते हैं हम लोग, आई डिवाइडेड बाय क्या था, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय डी या कुछ था ना, करवा है ना ये सब, तो किया होगा अभी आप लोग रिसेंटली। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, क्या है फॉर्मूला, आई इंटू 1 माइनस डी या ऐसा कुछ था ना, इनकम टैक्स या 1 माइनस टैक्स ऐसा कुछ था। Anyways, financial leverage is also called leverage or trading on equity. To determine financial health of the strength of the company, there is a variety of leverage ratios. सिर्फ एक leverage ratio नहीं है, there may be variety of leverage ratios and lending institutions can use. A leverage ratio is a financial measurement that examines how much capital a company has in the form of debt, or determines if a company can pay off its debts. Each ratio focuses on one or more of the following factors, जैसे debt, equity, assets, interest expenses, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है डुपॉन्ट का, can generates high net profit margin, effectively uses its assets so as to generate more sales, has high financial leverage, छोड़ो ये सब theories। हाँ, कैसे कैलकुलेट होगा, an investor interested to invest in any one of the, एक चीज हम लोग यहाँ पे एक लाइन पढ़ा था ना कि यहाँ पे डुपॉन्ट में हम लोग जो एसेट्स कंसीडर करते हैं वो ग्रोस वैल्यू में करते हैं, ना कि नेट वैल्यू में, ठीक है, ग्रोस वैल्यू में करते हैं। उसका डिसएडवांटेजेस भी है, हम लोग डिसएडवांटेजेस भी पढ़ेंगे, ग्रोस वैल्यू से करने से क्या प्रॉब्लम आता है। फिलहाल ये क्वेश्चन देखते हैं।
an investor is interested to invest in any one of the two similar companies. Time कितना हुआ? Time है. The investor wants to use DuPont analysis method to compare each company's strength and areas of opportunity. आपको दो कंपनी दिया गया है और आपको कंपेयर करना है कि कौन सा बेटर है. ठीक है. नेट इनकम दिया हुआ है, रेवेन्यू दिया हुआ है, एवरेज एसेट्स दिया हुआ है, एवरेज इक्विटी दिया हुआ है. एवरेज एसेट्स एंड एवरेज इक्विटी मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 जनरली वैसे करते हैं. ठीक है. उसके बाद द इन्वेस्टर यूजेस each company's net income and revenue to calculate their net profits. company's net profit margin कैसे calculate होगा? प्रॉफिट डिवाइड इनकम डिवाइड बाय रेवेन्यू या प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स. ठीक है. ये कुछ रेशियोज दिया हुआ है. उसके बाद आप जो एसेट टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करोगे? टर्नओवर बाय टोटल एसेट. टर्नओवर कितना है? 8000, 8000 और टोटल एसेट 5000. कुछ इसी तरीका से ये परसेंटेज में नहीं निकलता, टाइम्स में निकलता है. ठीक है. उसके बाद वैल्यूज में ही सारा निकालना है तो बेटर होगा. फिर नेक्स्ट हम लोग का आता है फाइनेंशियल लेवरेज. फाइनेंशियल लेवरेज कैसे कैलकुलेट होगा? एसेट टू इक्विटी. एसेट कितना है? 5000. इक्विटी कितना है? 2000. इसका 8000 एंड 1000. सो आरओई कितना होगा? तीनों को मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू आएगा दैट विल बी द आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी. ठीक है. तो तीन फैक्टर क्या है? मार्जिन ऑफ सेल्स, एसेट टर्नओवर और फाइनेंशियल लेवरेज. एक 5 पॉइंट मॉडल भी है. अच्छा, इसमें देखो कैसे कैलकुलेशन हो रहा है. मतलब क्या क्या कंसीडर करना है जब आपको बैलेंस शीट दिया जाएगा. आपको टोटल एसेट कैसे कैलकुलेट करना है और सेल्स रेवेन्यू तो ऑब्वियसली मिल ही जाएगा. एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड करना है या एक्सपेंसेस इनकम कैसे कैलकुलेट करना है, वेदर जो इनकम है वो एबिट लेना है, नोपैट लेना है, क्या लेना है. ठीक है. वो यहाँ पे ब्यूटीफुली दिया हुआ है. एसेट्स में क्या है? फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट. करंट एसेट्स में अदर करंट एसेट, इन्वेंटरी, अकाउंट रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. ठीक है. यहाँ पे वो एसेट्स इंटेंजिबल एसेट्स नहीं आएगा. ठीक है. तो आप ऑपरेटिंग इनकम को क्या लेना है? ऑपरेटिंग इनकम. ठीक है. एसेट्स टर्नओवर निकल जाएगा ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय एसेट्स, मतलब ओवरऑल जो निकालते हैं हम लोग. ठीक है. उसके बाद ये ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. ठीक है. प्रॉफिट मार्जिन आप कैसे निकालोगे? EBIT बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग इनकम. ठीक है. ओके. इसका फर्दर ब्रेकडाउन नीचे अच्छा से दिया हुआ रहेगा. ये देखो. हाँ, इसको अच्छा से देखो. ठीक है. इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है. वी नो, हम लोग को पता है 3 पार्ट है ना. एक प्रॉफिट वाला पार्ट, एक एसेट वाला पार्ट और एक फाइनेंशियल्स वाला पार्ट. ठीक है. फाइनेंशियल्स वाला पार्ट ये है, इसमें कुछ डाउट नहीं है ना. एसेट्स वाला पार्ट ये है, इसमें भी कुछ डाउट नहीं है. ठीक है. सेल इनकम वाला जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया. अल्टीमेटली नेट इनकम डिवाइड बाय सेल्स ही आ रहा है ये, क्योंकि ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है. लेकिन ये दिखाने के लिए इन लोगों ने एक 5 पॉइंट मॉडल बनाया है ताकि टैक्स बर्डन या इंटरेस्ट बर्डन को अलग अलग शो कर सके. पहला पार्ट में नेट इनकम डिवाइड बाय प्री टैक्स इनकम
फिर उसके बाद प्री टैक्स इनकम को ऑपरेटिंग प्रॉफिट से डिवाइड किया और ऑपरेटिंग इनकम को सेल से डिवाइड किया। बट सिंपली आपको यही याद रखना है, नेट इनकम और सेल्स ही याद रखना है, ठीक है, उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में जाना नहीं है। ओके, ये क्वेश्चन क्या है, सुलेखा लिमिटेड इज प्लानिंग टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ कृष्णा एलएलपी फॉर द पर्पज ऑफ दे अपॉइंट मिस्टर ड्यून अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट। एक बार देख लेना ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं मतलब इलस्ट्रेशन है। इसमें 5 स्टेजेस में लोग किया है ना, 5 पॉइंट एनालिसिस किया है इसमें। These are not questions exactly, just to make you understand the concept ये दिया हुआ है एग्जाम में, ऐसा आई डोंट थिंक आएगा, ठीक है, गो थ्रू करना इस पे। नेक्स्ट है डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल्स, दैट इज आरओआई एंड रेसिजुअल इनकम। अभी हम लोग अभी जो पढ़ा वो क्या था, आरओई, डुपॉन्ट का आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। अभी क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज दिया नहीं, नहीं दिया है, चलो नेक्स्ट में देखते हैं। So return on, instead of focusing purely on absolute size of the division's profits, most organizations focus on return on investment of a division. Return on investment expresses division's profit as a percentage of assets employed in the division. ठीक है, assets employed can be defined, उसका फाइनल रेशियो क्या था अपना, उसका फाइनल रेशियो क्या था, मेन जो रेशियो है टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी, ठीक है। इसका क्या है, इसमें बोला गया कि इट फोकसेस ऑन एसेट्स एम्प्लॉयड, एसेट्स एम्प्लॉयड कैन बी डिफाइंड एज अ टोटल डिविजनल एसेट्स, एक पर्टिकुलर डिवीजन में कितना आपने एसेट्स एम्प्लॉय किया है, ठीक है। दिस मेजर्स एक्सप्रेसेस डिविजनल प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ फर्म्स इन्वेस्टमेंट इन डिवीजन एंड इज सिमिलर टू वाइडस्प्रेड एक्सेप्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आरओसी जो बोलते हैं, मेजर यूज फॉर एक्सटर्नल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंट्स। कैसे कैलकुलेट होता है आरओसी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइड बाय ऑपरेटिंग मैनेजमेंट कैपिटल, ऑपरेशंस मैनेजमेंट कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड ही बोल लो, ठीक है। रिटर्न डिवाइडेड बाय कैपिटल, आरओसी जैसे डेफिनेशन इसमें लिखा हुआ है, रिटर्न डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट या रिटर्न डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। मेजरमेंट, हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या क्या मेजरमेंट प्रॉब्लम्स क्या है, नॉन करेंट एसेट्स। इट इज मोस्ट कॉमनली, इट इज प्रोबेबली मोस्ट कॉमन टू यूज रिटर्न ऑन नेट एसेट्स, ठीक है। उसमें हम लोग क्या किया था, ग्रॉस वैल्यू लिया था ना, डुपॉन्ट में ग्रॉस वैल्यू ऑफ एसेट्स लिया था। इफ एन इन्वेस्टमेंट सेंटर्स मेंटेन द सेम एनुअल प्रॉफिट कीप्स द एसेट्स विदाउट पॉलिसी, देखो डुपॉन्ट में क्या किया था हम लोग, ग्रॉस वैल्यू फिक्स रख लिया था। मान लो मैं इनिशियली 100 रुपीज या 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, 10 करोड़ का फर्स्ट ईयर में रिटर्न आया, सेकेंड ईयर में आया 12, ठीक है, ये 100 ही रहेगा डुपॉन्ट का हिसाब से। फर्स्ट ईयर में कितना था 10%, इस ईयर में 12%, प्रोवाइडेड मैंने कुछ फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो वो तो 100 ही रहेगा। आरओसी में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग
नेट वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे बोला गया है ना नेट एसेट्स, ठीक है। या इसको मैं एक बार 10 ही मानता हूँ, इसको 10 ही मानता हूँ, मतलब इसमें क्या डुपॉन्ट में क्या शो हो रहा था कि 10% रिटर्न ऑन इक्विटी में 10%, देयर इज नो ग्रोथ। अभी आरओसी में देखो क्या होगा, ये 100 तो फर्स्ट ईयर 100 का 10% तो होगा ही होगा। सेकेंड ईयर में जब जाओगे ये 100 का डेप्रिसिएशन आप रन करोगे कि नहीं, एसेट्स का डेप्रिसिएशन, मान लो 10% डेप्रिसिएशन है, कितना बन गया 90। अब रेशियो कितना होगा, रेशियो कितना होगा 10 डिवाइड बाय 90, 11%, कितना परसेंट होगा। अभी क्या शो हो रहा है कि कंपनी ने ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया, ग्रोथ हुआ कंपनी का 1.1%, एक्चुअल में हुआ है क्या, नहीं हुआ। सो देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस आरओसी, ठीक है। इसमें क्या होगा, इफ एन इन्वेस्टमेंट सेंटर्स मेंटेन द सेम एनुअल प्रॉफिट and keeps the same asset without policy of regular non current asset replacement, कुछ replacement नहीं किया, same asset रखा, same profit रखा, its ROI will increase year by year as the assets gets older. क्यों? Because the net value of the asset will keep on decreasing, percentage में आपका increase होते रहेगा, but actual में the profit is not increasing, समझ रहे हो। This can give false impression of improving real performance over time. Using ROI as a performance measure may also encourage short-termism because managers may choose not to replace their asset. वो लोग क्या सोचेगा कि विदाउट इन्वेस्टिंग, कोई पर्टिकुलर डिवीजन का मैनेजर है, उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस है कि इन्वेस्टमेंट मतलब रिटर्न उसका इंक्रीज करना है, उसको प्रमोशन लेना है। उस पर्पस के लिए वो क्या सोचेगा कि यहाँ पे मान लो उसको एसेट्स नया लेना था 20 करोड़ का, वो सोचेगा कि एसेट्स अगर मैं 20 करोड़ का ले लेता हूँ, मेरा तो ये परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगा, तो मैं ये 20 करोड़ लूंगा नहीं, मैं पुराना एसेट से ही चलाऊंगा। तो थोड़ा थॉट प्रोसेस गलत हो जाता है, ठीक है। बिकॉज द डेप्रिसिएशन रिड्यूसेस द नेट वैल्यू ऑफ द एसेट्स, ठीक है। It is not easy to compare fairly the performance of one investment center with another. Non-current assets may be of different ages, may be depreciated in a different ways. बेसिक पर्पस क्या है चैप्टर का, डिविजनल परफॉर्मेंस मेजर करना है ना। मान लो दो डिपार्टमेंट है, ठीक है, एक में मैंने नया मशीन लगाया, एक में पुराना मशीन लगाया, दोनों का वैल्यू अलग अलग होगा। तो अगर नेट एसेट्स का बेसिस पे मैं अगर कैलकुलेट करूँ, दोनों का परफॉर्मेंस क्या मैं मेजर कर सकता हूँ, नहीं, दोनों का एसेट्स का वैल्यू सेम है, ऑल्दो प्रॉफिट दोनों सेम अर्न कर रहे हैं, बट जिसमें पुराना मतलब मशीन लगाया होगा उसका रिटर्न ज्यादा दिखाएगा, है ना, विच इज रॉन्ग। Inflation and technological changes can alter the cost of non-current assets. Measuring ROI as return on gross assets ignores age factor. Again, उसमें जो हम लोग ग्रोस एसेट्स में किया था ना, उसका भी प्रॉब्लम है। उसमें क्या है, उसमें एज फैक्टर को इग्नोर किया जाता है। Older non-current assets usually cost more to repair and maintain. An investment center with old assets may therefore have its profitability reduced by repair cost. Old होने से फिर repair cost, मतलब इधर में आप इन्वेस्टमेंट बचाने का ट्राई करो, लेकिन उधर आपका रिपेयर कॉस्ट में पैसा जा रहा है। तो दोनों का अपना प्रोज एंड कॉन्स है, ठीक है। If a group of companies sets a target return for a group as a whole, or if a company sets a target return for each strategic business unit, it might be a company policy that no investment project should go ahead in the subsidiary or investment unless the project promises to earn at least the target return. ठीक है, ये सब थोड़ा गो थ्रू कर लेना, बेसिक पर्पस था ये समझाना। चलो अभी आई थिंक टाइम भी हो गया है, तो प्रैक्टिकल्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। हाँ, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एक टॉपिक है।
इसमें थोड़ा ये CAPM क्या है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, नहीं किया अभी तक, क्या है, क्या फॉर्मूला, क्या है, क्या फॉर्मूला, RF प्लस क्या है, RF प्लस, वेरी गुड। इसमें थोड़ा वो सब चीज़ आएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है, वो तो ऑलरेडी अगर किया है तो वी कैन ड्रॉ रेफरेंस फ्रॉम देयर ऑल्सो। ये ना कॉस्ट ऑफ डेट का पढ़ा होगा आपने, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का भी पढ़ा होगा। हम्म, चलो थैंक यू। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास कब होगा देखते हैं।